हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास वरदान सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। ओबामा ने कहा, काम करने से ही आता है। सुशीला झेपते हुए, फूल से गाल कुम्हला जाएंगे। सुबामा ने हंसकर कहा, बिना फूल के मुरझाए कहीं फल लगते हैं। दूसरे दिन से बिरजन भोजन बनाने लगी। पहले 10-5 दिन उसे चूल्हे के सामने बैठने में बड़ा कष्ट हुआ। आग न जलती, फूकने लगती तो नेत्रों से जल बहता, वे बूटे की भांति लाल हो जाते। चिंगारियों से कई रेशमी साड़ियां सत्यानाश हो गईं, हाथों में छाले पड़ गए, पर सारे क्लेश दूर हो गए। सुबामा ऐसी सुशीला स्त्री थी कि कभी रूठती नहीं थी। प्रतिदिन उसे पुचकार कर काम में लगाए रहती। अभी विरजन को भोजन बनाते 2 मास से अधिक न हुए होंगे कि एक दिन उसने प्रताप से कहा, लल्लू, मुझे भोजन बनाना आ गया है। प्रताप ने कहा, सच? विरजन ने कहा, कल चाची ने मेरा बनाया हुआ भोजन किया था, बहुत प्रसन्न हुई। प्रताप ने कहा, तो भाई एक दिन मुझे भी न्योता दो। बिरजन ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, कल। दूसरे दिन 9 बजे बिरजन ने प्रताप को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने जाकर देखा तो चौका लगा हुआ है, नवीन मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही है, आसन स्वच्छता से बिछा हुआ है। थाल में चावल और चपातियां हैं, दाल और सब्जी अलग अलग कटोरियों में रखी हुई है, लोटे और गिलास पानी से भरे हुए हैं। यह स्वच्छता और ढंग देखकर प्रताप सीधा मुंशी संजीवन लाल के पास गया और उन्हें लाकर चौके के सामने खड़ा कर दिया। मुंशी जी खुशी के मारे उछल पड़े, चट कपड़े उतारे, हाथ पैर धोए और प्रताप के साथ चौके में जा बैठे। बेचारी बिरजन क्या जानती थी कि ये महाशय भी बिना बुलाए पहुने हो जाएंगे। उसने केवल प्रताप के लिए भोजन बनाया था। वह उस दिन बहुत लजाई और दबी आंखों से माँ की ओर देखने लगी। सुशीला ताड़ गई, मुस्कुराकर मुंशी जी से बोली, तुम्हारे लिए अलग भोजन बना है, लड़कों के बीच में क्या जाके कूद पड़े। ब्रजरानी ने लजाते हुए 2 थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा। मुंशी जी ने कहा, बिरजन ने चपातियाँ अच्छी बनाई हैं, नरम, सफ़ेद और मीठी। प्रताप ने कहा, चावल देखिए, छिटक दो और चुन लो। मुंशी जी ने कहा, मैंने ऐसी चपातियाँ कभी नहीं खाई, सालन बहुत स्वादिष्ट है। बिरजन, चाचा को शोरबेदार आलू दो, यह कहकर प्रताप हंसने लगा। बिरजन ने लजाकर सिर नीचे कर लिया, पतली शुष्क ही थी। सुशीला ने अपने पति से कहा, अब उठोगे भी? सारे रसोई चट कर गए तो भी अड़े बैठे हो। मुंशी जी ने कहा, क्या तुम्हारी लार टपक रही है? निदान दोनों रसोई की तीसरी करके उठ बैठे। मुंशी जी ने उसी समय एक मोहर निकालकर बृजन को पुरस्कार में दी। डिप्टी श्यामचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी। नगर में ऐसा कोई हाकिम ना था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हों। इसका कारण कुछ तो यह है कि वे स्वभाव के मिलनसार और सहनशील थे, और कुछ यह कि रिश्वत से उन्हें बड़ी घृणा थी। न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते थे कि 10-12 वर्ष के भीतर कदाचित उनके 2 ही 4 फैसलों की अपील हुई होगी। अंग्रेजी का एक भी अक्षर न जानते थे, पर बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्मदर्शिता पर आश्चर्य होता था। स्वभाव में स्वाधीनता कूट कूट कर भरी थी। घर और न्यायालय के अलावा किसी ने उन्हें और कहीं आते जाते नहीं देखा था। मुंशी सालिग्राम जब तक जीवित थे तब तक कभी कभी चित्त विनोदार्थ उनके यहाँ चले जाते थे। जब से वे लुप्त हो गए, डिप्टी साहब ने घर छोड़कर जैसे हिलने तक की शपथ ले ली थी। कई वर्ष हुए, एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे। खानसामा ने कहा, साहब स्नान कर रहे हैं। 2 घंटे तक बरामदे में एक मोड़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। उसके बाद साहब बहादुर हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले, बाबू साहब, हमको खेद है कि हमारी वाट देखनी पड़ी आपको। मुझे आज अवकाश नहीं है, क्लब घर जाना है, आप फिर कभी आए। यह सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात पर फिर किसी अंग्रेज से भेंट को न गए। वंश प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े ही रसिक पुरुष थे। उनकी बातें हास्य से पूर्ण होती थीं। संध्या के समय जब वे कतिपय विशिष्ट मित्रों के साथ द्वारांगण में बैठे हुए होते तो उनके उच्च हास की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका में सुनाई देती थी। नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे। यहाँ तक कि उनके संग अलाव के पास बैठने में भी उनको कुछ संकोच ना था, पर उनकी धाक ऐसी छाई हुई थी कि उनकी इस सज्जनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस ना होता था। चाल ढाल सामान्य रखते थे। कोट पतलून से उन्हें घृणा थी। बटनदार ऊंची कन, उस पर रेशमी काम का अबा, काला शिमला ढीला पैजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उनके दोहरे शरीर, गुलाबी चेहरे और मध्यम ढील पर जितनी यह पोशाक शोभा देती थी,
उतनी कोट पतलून से संभव ना थी। फिर भी उनकी धाक सारे नगर भर में फैली हुई थी। अपने घर में फिर भी उनकी ना चलती थी। यहाँ उनकी सुयोग अर्धांगिनी का साम्राज्य था। वे अपने अधिकृत प्रांत में स्वच्छंदतापूर्वक शासन करती थीं। कई वर्ष व्यतीत हुए। डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजन नौकर रख ली थी। महाराजन कुछ रंगीली थी। प्रेमवती अपने पति की इस अनुचित कृति पर ऐसी रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक कुभवन में बैठी रही। निदान विवश होकर डिप्टी साहब ने महाराजन को विदा कर दिया। तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस न हुआ। मुंशी जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा लड़का राधाचरण पिछले वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ता था। उसका विवाह फतेहपुर सीकरी के एक रईस के यहाँ हुआ था। मंझली लड़की का नाम श्रेवती था। उसका भी विवाह प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था। प्रेमवती ने बचपन से ही लाड़ प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। 15 वर्ष का हो चुका था पर अभी तक सीधा पत्र भी नहीं लिख सकता था। मियाँ जी बैठे, उन्हें इसने 1 मास के अंदर निकाल कर सांस ली। तब पाठशाला में नाम लिखवाया गया। वहाँ जाते ही उसे ज्वर चढ़ा जाता और सिर दुखने लगता था, इसलिए वहाँ से भी वह उठा लिया गया। तब एक मास्टर साहब नियुक्त हुए और 3 महीने रहे। पर इन दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से 3 पाठ पढ़े होंगे। निदान मास्टर साहब भी विदा हो गए। डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चित किया, पर एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। साथियों के बयान और वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना इतना कठिन नहीं है जितना किसी निरुत्साही लड़के के मन में शिक्षा रुचि उत्पन्न करना। प्रेमवती ने इस मारधाड़ पर ऐसा उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी झल्ला कर पढ़ाना छोड़ दिया। कमला कुछ ऐसा रूपवान, सुकुमार और मधुरभाषी था कि माँ उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी। इस अनुचित लाड़ प्यार से उसे पतंग, कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अन्य कुव्यसनों का प्रेमी बना दिया था। सवेरा हुआ और कबूतर उड़ाए जाने लगे। बटेरों के जोड़ के छूटने, संध्या हुई और पतंग के लंबे लंबे पेंच होने लगे। कुछ दिनों में जुए का भी चस्का लग पड़ा। दर्पण, कंघी, इत्र, तेल में तो मानो प्राण ही बसते थे। प्रेमवती एक दिन सुदामा से मिलने गई थी। वहां उसने ब्रजरानी को देखा और उसी दिन से उसका जी ललचाया हुआ था कि अगर यह बहू बनकर मेरे घर में आए तो घर का भाग्य जाग उठे। उसने सुशीला पर अपना यह भाव प्रकट किया। वृजन का 13वां वर्ष आरंभ हो चुका था। पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो ही रही थी। प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरे कुलीन। लड़का बुद्धिमान और शिक्षित, पैतृक संपत्ति अधिक। अगर इनसे नाता हो जाए तो क्या पूछना। चटपट रीति के अनुसार संदेश डाला गया। इस प्रकार संयोग ने उस विषैले वृक्ष को बीज बोया जिसने 3 ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि से कैसा गुप्त रहता है। ज्यों ही संदेशा पहुंचा, सास, ननद और बहू में बातें होने लगी। बहू चंद्रा ने कहा, क्यों अम्मा, क्या आप इसी साल ब्याह करेंगी? प्रेमवती ने कहा, और क्या, तुम्हारे लाला जी के मानने की देर है। बहू ने कहा, कुछ तिलक दहेज भी ठहरा? प्रेमवती ने कहा, तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता। जब तुला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं ठहरती तभी दहेज का प्रसंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं। हमारी ब्रजरानी कमला से बहुत भारी है। सेवती ने कहा, कुछ दिनों घर में खूब धूमधाम रहेगी। भाभी गीत गाएंगी, हम ढोलक बजाएंगी। क्यों भाभी? चंद्रा ने कहा, मुझे नाचना गाना नहीं आता। चंद्रा का स्वर कुछ भद्दा था। जब गाती स्वर भंग हो जाता था, इसलिए उसे गाने से चिढ़ थी। सेवती ने कहा, यह तो तुम आप ही कहो, तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंद्रा जल गई, तीखी होकर बोली, जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो वह नाचना गाना सीखे। सेवती ने कहा, तुम तो तनिक सी हंसी में रूठ जाती हो, जरा वही गीत गाओ तो। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है। महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंद्रा ने कहा, तुम ही गाओ, कोयल की तरह कूकती हो। सेवती ने कहा, लो, तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी, थोड़ा गाओ। चंद्रा ने कहा, मैं इस समय नहीं गाऊंगी। क्या मुझे कोई डोमनी समझ लिया है? सेवती ने कहा, मैं तो बिना गीत सुने आज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुरीला और चित्ताकर्षक था। रूप और आकृति भी मनोहर, कुंदन वर्ण, रसीली आंखें, प्याजी रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। वह आप ही आप गुनगुनाने लगी, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम। इसी तरह का गाना वो गाने लगी। प्रेमवती भी मुस्कुराई, पर चंद्रा रुष्ट हो गई। बोली,
बिना हंसी की हंसे हमें नहीं भाती। इसमें हंसने की क्या बात है? सेवती ने कहा। आओ हम तुम मिलकर गाएं। चंद्रा ने कहा। कोयल और कोयल का क्या साथ? सेवती ने कहा। क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है। चंद्रा ने कहा। तो हमें क्यों छेड़ती हो? हमें गाना नहीं आता तो कोई तुमसे निंदा करने को तो नहीं कहा जाता। कोई का संकेत राधाचरण की ओर था। चंद्रमा में चाहे और गुण ना हो, पर पति की सेवा वह तन मन से करती थी। उसका तनिक भी सिर धमका कि इसका प्राण निकला। उनको घर आने में थोड़ी देर हुई कि वह व्याकुल होने लगी। जब से वह रुड़की चले गए तब से चंद्रा का हंसना बोलना सब छूट गया था। उसका विनोद उसके संग चला गया था। इन्हीं कारणों ने राधाचरण को स्त्री का वसीभूत बना दिया था। प्रेम, रूप, गुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है। सेवती ने कहा। निंदा क्यों करेगा कोई? तो तनमन से तुम पर रिझा हुआ है। चंद्रा ने कहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।